नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण पैदा हुए संभावित तेल संकट को देखते हुए एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और हरदीप पुरी सहित अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य देश में एलपीजी की आपूर्ति, पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और उर्वरक वितरण जैसी आवश्यक सेवाओं पर चर्चा करना है। मंत्रालय के अधिकारियों को भी इस बैठक में शामिल किया गया है ताकि वर्तमान संकट के संभावित प्रभावों का आकलन कर समय पर निर्णय लिया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल बाजार पर दबाव पड़ रहा है और घरेलू स्तर पर कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसलिए सरकार की ये बैठक रणनीति तैयार और आवश्यक संसाधनों की सुनिश्चित आपूर्ति के लिए अहम मानी जा रही है। वहीं गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र में हाल ही में सड़क पर इफ्तार को लेकर हुए विवाद के बाद माहौल एक बार फिर गर्माता नजर आ रहा है। इस घटना के बाद क्षेत्र में पहले से ही तनाव बना हुआ था और अब एक नए ऐलान ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। हिंदू रक्षा दल के नेता सोनू शर्मा ने आगामी मंगलवार 26 तारीख को एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने की घोषणा की है। सोनू शर्मा द्वारा जारी किए गए पोस्टर में खोड़ा लेवल चौक के पास विशाल हनुमान चालीसा पाठ आयोजित करने की अपील की गई है। पोस्टर में लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने का आग्रह किया गया है, जिससे कार्यक्रम के बड़े स्तर पर होने की संभावना जताई जा रही है। इस ऐलान के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस की भूमिका अहम हो गई है, क्योंकि क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले को किस तरह से संभालते हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके और क्षेत्र में शांति बनी रहे। जैसा कि वीडियो वायरल हो रहा है, मेरा ही हमने आह्वान किया है। आह्वान इसलिए किया है कि जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश कराया उत्तर प्रदेश में कि कोई भी सड़क पर बैठ करके इफ्तारी पार्टी नहीं करेगा, कोई भी सड़क पर बैठ करके नमाज नहीं पढ़ेगा, मगर ये जिहादी ये शरीयत कानून को मानते हैं, संविधान को नहीं मानते, ये सरकार को नहीं मानते। उन्होंने 18 तारीख को खोड़ा कॉलोनी में 100 से 150 की संख्या में जिहादी सड़कों पर बैठे और इन्होंने इफ्तार पार्टी करी। उसी का जवाब देने के लिए मैं 26 तारीख को शाम को 7 बजे मुल्ला कॉलोनी लेबर चौक राधा कृष्ण मंदिर पर पहुंच रहा हूं हनुमान चालीसा के लिए। मैं इनका जवाब इन्हीं की लैंग्वेज में दूंगा। मैं सड़क पर बैठूंगा और अपनी हनुमान चालीसा करूंगा। जब इन्होंने सड़क को अपना माना, पुलिस ने सुरक्षा दी इनको, तो मेरे को भी सुरक्षा दे और मैं हनुमान चालीसा करूंगा पूरी ताकत से। और सभी भाई, सभी सनातनी इस वीडियो के माध्यम से वहां पहुंचे और विशाल हनुमान। वहीं गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में देश विरोधी गतिविधियों को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। ताजा मामले में कौशाम्बी पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे पूरे नेटवर्क का दायरा और स्पष्ट हो रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी सेना में मूवमेंट पर नजर रखने के साथ साथ संवेदनशील इलाकों की भी रेकी कर रहे थे। इसके लिए सोनीपत कैंट और दिल्ली कैंट जैसे अहम स्थानों को निशाना बनाया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी में मीरा, नौशाद और एक नाबालिग शिवा शामिल है। जांच में सामने आया कि नाबालिग शिवा सीसीटीवी कैमरे लगाने में अहम भूमिका निभा रहा था, जिससे गतिविधियों की निगरानी की जा सके। पुलिस का आरोप है कि ये सभी आरोपी संवेदनशील स्थानों की फोटो और वीडियो बनाकर पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर को भेजते थे, जो सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। अब इस मामले में कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसी मिलकर पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले समय में और खुलासे और गिरफ्तारियां संभव है। वहीं राकेश टिकैत ने गाजियाबाद प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मंडोला क्षेत्र और मीरपुर में चल रहे किसान आंदोलन को दबाने के लिए यदि प्रशासन झूठे मुकदमे का सहारा लेता है तो इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टिकैत ने साफ शब्दों में कहा कि किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनका आरोप है कि प्रशासन आंदोलन को कमजोर करने के लिए दबाव की रणनीति अपना सकता है, जो उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि किसानों के साथ संवाद का रास्ता अपनाएं, ना कि
दमनकारी कदम उठाए। टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों के खिलाफ कोई भी अनुचित कार्रवाई की गई तो इसका व्यापक विरोध किया जाएगा और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किसान नेता का ये बयान ऐसे समय में आया जब क्षेत्र में चल रहे आंदोलन को लेकर माहौल पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है। प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद संविधान। आज बात करते हैं जिस तरह से भूमि अधिग्रहण पे सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। एक नया उदाहरण टोनिका सिटी जो दिल्ली के नजदीक है, गाजियाबाद में है, मतलब जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनको कैसे प्रेशर में लेती है, ये ताजा उदाहरण देखने को भी लगा। ये नीरज त्यागी हैं, इन्होंने अपनी 250-300 गज जगह इसको दे दी, प्रवीण को खरीद दी इन्होंने, 200 गज इन्होंने खरीद दी, 1 बीघा जमीन इन्होंने बेची। ये आंदोलन करते हैं वहां पे। अब इन पर धाराएं लगाई है कि आपने 1998 में यहाँ पर अधिग्रहण हो गया था, आपने जमीन की खरीद वसूल करी, इन पर मुकदमे लिखे। अब प्रेशर ये बना रहे कि वहां पे आंदोलन ना करें। क्या 98 के बाद में कोई बेनामा नहीं हुआ? और सरकार ये ध्यान से सुन ले, गाजियाबाद प्रशासन, आप प्रेशर बना के इनको जेल भेज के क्या आंदोलन खत्म कर दोगे? जिस तरह से अभी भी मंडोला में जो आंदोलन चल रहा, वहां पे प्रशासन गया है, वहां पे कूड़ा घर बन रहा है, इनको जेल भेज के कूड़ा घर बनवा लोगे? ये कान खोल कर सुन ले वहां का प्रशासन। अगर 98 से आज तक आपने जितने जमीन की खरीद फरोख्त हुई उस पर मुकदमा करा है तो इन पे भी मुकदमा ठीक है। अगर उन पे नहीं करा, इन पे करा है तो तुम्हारा करेंगे मिला। वहीं गाजियाबाद में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लोगों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व और उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में ABHA यानी डिजिटल हेल्थ ID के फायदे और इसके इस्तेमाल को सरल तरीके से समझाया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य देश में एक मजबूत और एकीकृत डिजिटल हेल्थ सिस्टम तैयार करना है, जिससे नागरिकों को बेहतर और तेज स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इस योजना के तहत हर व्यक्ति को एक यूनिक हेल्थ ID दी जाएगी, जिसमें मरीज को सभी मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से ऑनलाइन स्टोर किए जा सकते हैं। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि डिजिटल हेल्थ सिस्टम के जरिए मरीज अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी डॉक्टर, अस्पताल और लैब के साथ आसानी से साझा कर सकता है। इससे इलाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और मरीजों को बार बार रिपोर्ट के साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विशेषज्ञों ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में इस मिशन को तेजी से लागू किया जा रहा है और विभिन्न जिलों में जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा सकता है। आज ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे 2 मंडलों मेरठ और सहारनपुर के 9 डिस्ट्रिक्ट्स की स्वास्थ्य विभाग की आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कॉन्फ्रेंस। ये एक ऐसा मिशन है जो भारत सरकार ने लगभग 5 वर्ष पूर्व लॉन्च किया और इसमें जितने भी हेल्थ के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हमारे सिटीजन्स हैं, पेशेंट्स हैं जिनका आभा ID बनना है, हॉस्पिटल्स हैं जिनका HFR बनना है, या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जिनका HPR बनना है, तो सबको इंटीग्रेट करना है। सबका एक हेल्थ रजिस्ट्री ID बनना है, जिससे वो इस इकोसिस्टम से जुड़े। और हमारा एंड आउटकम जो है कि जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, जितने भी पेशेंट का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, वो सब इलेक्ट्रॉनिकली एक हेल्थ रिकॉर्ड में जनरेट हो जाए, ताकि पेशेंट आज चाहे लखनऊ दिखा रहा है, कल मेदांता में दिखा रहा है, कल यहाँ यशोदा में दिखा रहा है, जिम्स में दिखा रहा है या MMG में दिखा रहा है, उसका सारा जो रिकॉर्ड है, जो रिपोर्ट है, वो सब उस ID में आ जाए। और जो हेल्थ के अब PHR ऐप्स आ गए हैं, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऐप, आभा ऐप है, उस पे आप अपना आभा ID डालेंगे तो आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड आ जाए। तो जो हम लोग पेपर ले लेके और रिपोर्ट्स ढूंढ के इधर उधर जाते हैं, वो जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, अपना आभा ID बनाएंगे और आपके OTP बेस्ड कंसेंट से जो सामने बैठा हुआ डॉक्टर है, जो इस सिस्टम पे रजिस्टर्ड है, वो आपका हेल्थ रिकॉर्ड दे सकता है। वहीं थाना भवन की नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष के बीच चल रहे विवाद का असर अब सीधे तौर पर विकास कार्यों पर देखने को मिल रहा है। लंबे समय से आपसी खींचतान के कारण क्षेत्र में कई जरूरी कार्य ठप पड़े हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास कार्य रुकने के चलते स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है।
हालात ऐसे बन गए हैं कि वार्ड सदस्यों को खुद आगे आकर समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। इसी क्रम में वार्ड संख्या 16 के सदस्य अंशुल गर्ग ने पहल करते हुए अपने क्षेत्र की समस्या दूर करने का जिम्मा उठाया। उन्होंने अपनी निजी खर्च से नाली पर चैम्बर लगवाने का कार्य कराया, जिससे लंबे समय से जल भराव और गंदगी की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिल रही है। अंशुल गर्ग ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उन्हें खुद ये कदम उठाना पड़ा और वो वार्डवासियों ने सभी वार्ड सदस्य की इस पहल की सराहना की और कहा कि लंबे समय से अनदेखी हो रही है और समस्या का समाधान आखिरकार संभव हो सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन समय पर कार्रवाई करता है तो उन्हें इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। तो मैं आपको जानकारी दे दूँ कि मैं इस वार्ड का सदस्य हूँ। मेरा नाम अंशुल गर्ग है, सभासद वार्ड 16 नगर परिषद। पिछले लगभग 2-3 महीनों से 2-3 चैनल टूटे हुए पड़े थे, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं हुई थी। आम जन परेशान हो रहे थे आने जाने। इन लोगों ने मुझे बताया, मैंने आगे आज इनका मौका मुआयना करा। मौका मुआयना करने के बाद देखा कि हाँ वाकई में ये लोग तकलीफ और परेशानी है। लेकिन पिछले 8-9 महीने से नगर पंचायत के द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं कराया जा रहा। शुरुआती 2-2 साल में नगर पंचायत अध्यक्षा व अधिशासी अधिकारी के द्वारा विकास कार्यों की रफ्तार इतनी तेज थी कि नगर पंचायत में बहुत तेज़ी से विकास कार्य हो रहे थे। लेकिन पिछले 7-8 महीने से चल रहे आपसी विवाद के कारण नगर पंचायत में किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। मुल्क में अमन अमान कायम होए और भाईचारा बना रहे, इसके लिए दुआ मांगी है तरक्की। ठीक है, हमने दुआ अमन चैन की दुआ चला ये काम मेंबर साहब अपने निजी से करवा रहे। हमने बहुत शिकायतें करी मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी वैसे भी, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा था। लेकिन अब हम आया, हमें यहाँ पता चला ये मेंबर साहब अपने उससे करवा रहे, तो हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन जो ये बता रहे कि इस तरह का विवाद चल रहा है, टाउन में से ख़त्म करके हमारे वार्ड में और कस्बे में काम कराया जाए। इससे बहुत जनता परेशान हो रही। 2-3 महीने से काम नहीं हो रहा कस्बे में। बस ये कहना है कि मेरा। हम नगर पंचायत में गए, संजय है, हमें उन्होंने ये बताया कि अभी कोई मीटिंग नहीं हो रही टाउन में। 2-3 बार उनका फ़ोन आया कि भैया ये काम आपका भी होना नहीं। हम बहुत परेशान हुए, लेकिन वे बार बार हमें आश्वासन देते रहे कि हो जाएगा। लेकिन अब आके परेशान होकर हमने अपने मेंबर से कहा, उन्होंने अपने खर्चे से हमारी टेंशन ख़त्म कर दी। जानकारी दे दूँ कि मैं इस वार्ड का सभासद हूँ। मेरा नाम अंशुल गर्ग है, सभासद वार्ड 16 नगर पंचायत थाना। पिछले लगभग 2-3 महीनों से 2-3 चैनल टूटे हुए पड़े थे, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं हुई थी। आम जन परेशान हो रहे थे आने जाने से। इन लोगों ने मुझे बताया, मैंने आगे आज इनका मौका मुआयना करा। मौका मुआयना करने के बाद देखा कि हाँ वाकई में ये लोग तकलीफ और परेशानी में। लेकिन पिछले 8-9 महीने से नगर पंचायत के द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं कराया जा रहा। शुरुआती 2-2 साल में नगर पंचायत अध्यक्षा व अधिशासी अधिकारी के द्वारा विकास कार्यों की रफ्तार इतनी तेज थी कि नगर पंचायत में बहुत तेज़ी से विकास कार्य हो रहे थे। लेकिन पिछले 7-8 महीने से चल रहे आपसी विवाद के कारण नगर पंचायत में किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। ये कार्य करवाया है, 2-3 महीने से लगभग टूटा पड़ा था। इसकी हमने वो भी गिरी, किसने गौर नहीं थी। अब यो इनका आपसी विवाद में काम कुछ हो नहीं रहा है जी। जो मेंबर साहब ने हमारे अपनी जेब से करवाया। वहीं दिल्ली में आयोजित समृद्ध बिहार कॉन्क्लेव 2026 के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पहले बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत इस सोच के साथ की गई थी कि देश विदेश में रह रहे बिहारी एक मजबूत नेटवर्क बनाकर अपने राज्य के विकास में योगदान दे सके। चिराग पासवान ने कहा कि BITO का उद्देश्य उद्योग जगत के उन लोगों को एक मंच पर लाना है जो बिहार के निवेश और विकास के इच्छुक है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जल्द ही बिहार एक वैश्विक स्तर पर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम उनके पिता रामविलास पासवान के नाम पर रखा जाएगा। इस परियोजना का भूमि पूजन जल्द किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा लक्ष्य रखते हुए कहा है कि बिहार के हर ब्लॉक में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। कॉन्क्लेव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कई LOI लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किए गए हैं, जिससे राज्य में निवेश और विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। सबसे पहले मैं तमाम बिहार वासियों को
बिहार दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज बिहार दिवस के दिन हम लोगों ने एक इनिशिएटिव बीटो के नाम से कुछ साल पूर्व इसको हम लोगों ने अधिकृत तौर पे बीटो की शुरुआत की थी, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करके। ये एक ऐसी ऑल्टरनेट पैरेलल व्यवस्था तैयार करने की सोच है जिसके माध्यम से हर वो बिहारी जो संभवतः बिहार में नहीं रह रहा है, दूसरे राज्यों में या दूसरे देश में जाकर उन्होंने अपने आप को इतना सक्षम कर लिया है कि वो अब बिहार के लिए और बिहारियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन सबको एक मंच पर लाकर, ऐसे लोगों को, ऐसे इंडस्ट्री लीडर्स को एक मंच पर लाकर जो बिहार में अपना योगदान देना चाहते हैं, ना सिर्फ बिहारी बल्कि संभवतः दूसरे राज्य से हों पर उनकी सोच बिहार को विकसित राज्य बनाने की हो, उन सबको एक मंच पर लाकर बिहार में अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने की सोच के साथ बीटो को तैयार किया गया है। मैं शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। बीटो में हम लोग इनिशियल इनिशिएटिव्स में हम लोग यूनिवर्सिटी पे। वहीं दिल्ली में पूर्व जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राष्ट्रीय लोक दल में शामिल होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका राजनीति जीवन ही लोक दल से शुरू हुआ था और अभी भी उसी विचारधारा का विस्तार है। त्यागी ने बताया कि आरएलडी में शामिल होकर वो चौधरी चरण सिंह का बचा हुआ सपना पूरा करने में योगदान देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जेडीयू और आरएलडी में कोई विशेष अंतर नहीं है। त्यागी ने याद दिलाया कि एक समय में ऐसा भी था जब नीतीश कुमार और चौधरी चरण सिंह एक ही पार्टी बनाने वाले थे और दोनों के दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं था। उनका ये बयान उन राजनीति समीकरणों और संगठनों पर भी संकेत देता है जो आगामी चुनाव और राज्यों की रणनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। त्यागी का कहना है कि आरएलडी में उनकी ये वापसी सिर्फ संगठन का विस्तार नहीं बल्कि पुराने आदर्शों और लोक कल्याण के विजन को आगे बढ़ाने का प्रयास है। वहीं दिल्ली क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। भगोड़ा घोषित अपराधी राहुल पासवान को कश्मीरी गेट इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वो प्रॉपर्टी डीलर बनकर लोगों से ठगी करता था। जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कई ठगी के मामले दर्ज है। क्राइम ब्रांच की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और ट्रैकिंग के जरिए उसे पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने लंबी अवधि तक लोगों को धोखा दिया और बड़ी मात्रा में पैसे की ठगी करी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ जारी और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। वहीं मार्च के तीसरे सप्ताह में भी दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौसम का अदला बदली लगातार जारी है। कुछ दिनों से बारिश और बूंदाबांदी के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली, जिससे मार्च में भी ठंड का एहसास बना हुआ है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम है। सुबह बादल छाए रहे और सापेक्ष अर्धात 87% दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि दिन के दौरान आसमान सामान्य रूप से साफ रहने की संभावना है, जबकि शाम और रात में अधिकांश रूप से बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता 154 दर्ज किया गया था, जो मध्यम श्रेणी में आता है। मानकों के अनुसार 101-200 के बीच AQI के माध्यम माना जा रहा है। वहीं दिल्ली के पालम गांव में हुए भीषण अग्निकांड के बाद इलाके में शोक का माहौल है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर गंभीर सवाल उठाते हुए दोनों को संवेदनशील जिम्मेदारी से बचने वाला बताया गया है। देवेंद्र यादव ने कहा है कि ये बेहद चौंकाने वाला है कि आग से प्रभावित परिवारों को राहत देने के बजाय बीजेपी और आप के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हादसे में एक ही परिवार में 9 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3 मासूम बच्चे शामिल थे। यादव ने आरोप लगाया कि दमकल विभाग मौके पर देर से पहुंचा और हाइड्रोलिक लिफ्ट की खराबी के कारण राहत कार्य प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी लेने के बजाय बीजेपी बहाने बना रही है, जबकि आपकी पूर्व सरकार ने भी वर्षों तक विभाग को मजबूत नहीं किया। यादव ने कहा कि दिल्ली फायर ब्रिगेड में भी कर्मचारी और उपकरणों की कमी
के लिए पिछले 11 साल की सरकार जिम्मेदार है। 2012 के बाद भर्ती ना होने के कारण विभाग कमजोर हो गया है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यादव ने मई 2022 के मुंडका अग्निकांड का जिक्र करते हुए कहा कि उस हादसे में करीब 40 लोगों की मौत हुई थी और जांच के आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं मेरठ के सरधान क्षेत्र में मोहरमती गणेशपुरी गांव में 2 सगे भाइयों की हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद गांव में शोक और गुस्से का माहौल है और परिजन आरोपी के घर में घुसने का प्रयास करने लगे हैं। पुलिस ने बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को समझाकर शांत किया। स्थानीय लोगों ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस घटनास्थल पर हालात को नियंत्रण में रखने के लिए सतर्क है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक के परिवार को न्याय दिलाने और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं मावना और मटोरा गांव में पुलिस ने फर्जी एनसीईआरटी किताब का बड़ा जाल पकड़ा है। छापेमारी के दौरान 2 गाड़ियों और 1 गोदाम से भरी मात्रा में नकली किताबें बरामद हुई। पुलिस के अनुसार कार और लोडेड वाहनों में कुल 2000 से अधिक फर्जी किताबें मिली। गोदाम में 11000 से ज्यादा नकली किताबें रखी गई थी, जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए छपी गई। ये किताबें मूल एनसीईआरटी किताबों की नकल करके बनाई गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 गाड़ियां जब्त कर ली है। छापेमारी आरोपी ड्राइवर की निशानदेही पर मोदी नगर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जाने वाली गाड़ियों पर की गई थी। पुलिस का कहना है कि मामले की आगे जांच की जा रही है और नकली किताबों के पूरे नेटवर्क को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज दिनांक 20/3/2026 को थाना पुलिस बवाना द्वारा ग्राम कूड़ी कमालपुर नहर पुल पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग 1 वैगनार व 1 टाटा एस गाड़ी को रोका और गाड़ी में बैठे व्यक्तियों से गाड़ी में लदे सामान के बारे में पूछा तो 3 व्यक्ति राहुल यादव, राहुल व बाबर ने बताया कि इसमें एनसीईआरटी की कक्षा 1 से 12 तक की नकली किताबें हैं, जिस पर तीनों को हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की गई, जिनकी निशानदेही से ग्राम मटोरा व राजू के घेर से करीब 11,000 किताबें मिली, जिसके संबंध में एनसीईआरटी विशेषज्ञों को सूचित किया गया तथा तीनों अभियुक्तों व बरामदा माल को हिरासत में लेकर अभियुक्तगण को थाने लाकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उक्त बरामदा किताबों की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। वहीं मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक युवक की सड़क पर पिटाई का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में लोगों में रोष देखा गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अधिकारी लगातार घटनास्थल और वीडियो के सबूतों पर पड़ताल कर रहे हैं ताकि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। स्थानीय पुलिस ने जनता से अपील की है कि मामले में अफवाहें और आवश्यक दखल से बचे और जांच में सहयोग करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।